नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नंदा गौरा योजना पोर्टल का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम पुष्कर धामी ने नंदा गौरा योजना के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। सीएम ने इस दौरान कहा कि नवरात्र के पहले दिन हम सभी देवियों की पूजा करते हैं और ये एक सुंदर संयोग है कि नवरात्र के पहले दिन सभी देवी स्वरूप बहनों बेटियों को धनराशि दी जा रही है। 80,000 बालिकाओं को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत 323 करोड़ रुपए की धनराशि डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की गई है। उसको देख सकते हैं। और में जो आज धनराशि ट्रांसफर हुई है, उस धनराशि के ट्रांसफर होने से जहां प्रदेश की हमारी 80,000 से भी ज्यादा जो बालिकाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलने वाला है और निश्चित रूप से उनकी बेहतरी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे उनके भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए ये धनराशि उनके काम आएगी और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनका सबका बेहतर भविष्य हो। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। शारदीय नवरात्र की भी मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं। उधर अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार बढ़ते बवाल के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला और अंकिता के पिता से उसकी शव का अंतिम संस्कार करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील के बाद अंकिता के पिता अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए और प्रदर्शनकारियों को भी समझा बुझाकर शांत कराया। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि अंकिता उत्तराखंड ही नहीं देश की बेटी है। इस मामले पर राज्य सरकार पहले ही दिन से संजीदा है और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की पैरवी कर चुकी है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि राज्य सरकार परिवार की हर प्रकार की मदद के लिए तैयार है। अंतिम संस्कार के लिए परिवार को समझाया। मुख्यमंत्री धामी ने बात की, उसके बाद जो है परिवार यहां मुख्यमंत्री धामी की बातों को मानकर अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुआ। और परिवार से मिलेंगी, मैं भी वहां जाऊंगा और हम लोग हर प्रकार से हमने पहले ही कहा है परिवार के साथ हैं और उनके पिताजी से अंकिता के मेरी लगातार बात होती रही है। हमने हर संभव उनको कहा है कि हर संभव हम मदद करेंगे, जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है। पूरा प्रदेश, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और उन्होंने भी कल भी मैं उनके जज्बे को भी मैं नमन करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे कठिन दुख के समय में भी सभी लोगों से उन्होंने अपील की थी कि सब लोगों ने साथ दिया है, सब लोगों ने सब खड़े हुए हैं, लेकिन हम बेटी का संस्कार करना चाहते हैं। जो लोग रोड जाम कर रहे थे उनसे भी उन्होंने रोड खोलने का भी जो अनुरोध किया, वो उन्होंने उनको जहां बेटी के गम था, ऐसे गम के समय में इतना बड़ा दिल दिखाकर इतनी बड़ी बात उन्होंने करके जहां पूरे उत्तराखंड का और देश का भी दिल जीतने का काम किया है। देखिए, अंकिता हमारी बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है। उसके साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, जो घोर अन्याय, और मैं कहूं कि बहुत जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी खराब कहा जाए, उससे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमने ये तय किया है कि इस घटना के बाद उत्तराखंड के अंदर एक नजीर बननी चाहिए, एक भविष्य के लिए एक खाका बनना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति के बारे में कभी न सोचे। जब जब भी वो इस प्रकार के विचार किसी के मन में आए तो उसको वो घटना याद आए कि अंकिता हत्याकांड के बाद किस प्रकार से सजा मिली थी, किस प्रकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो इसलिए हमने अनुरोध किया है कि इसकी जो सुनवाई है अदालत में, वो फास्ट ट्रैक पर हो, इस पर सभी पहलू आ जाएं। और एसआईटी का गठन इसीलिए किया है कि एसआईटी इसमें जुड़े, इसमें जो भी साक्ष्य हैं या जो अपराधी हैं, सभी को इसमें ढूंढा जाए, कोई भी कोना खाली न रहे। इसलिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी सभी को ढूंढेगी, सभी किसी पर काम करेगी। उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हरीश रावत आज मृतका अंकिता भंडारी के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दुख की घड़ी में परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट की। बता दें कि अंकिता की मां ने हरीश रावत से बातचीत में कहा कि इस लड़ाई में उन्हें इंसाफ मिले। साथ ही अंकिता की मां और पिता ने बताया कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य पर उन्हें संदेह है कि वे अंकिता हत्याकांड के सबूत मिटाने के जतन कर रहे हैं। मृतका के पिता ने बताया कि उन्हें संदेह है कि विनोद आर्य के कहने पर ही वंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलवाया गया, जिससे सबूत मिटाए जा सकें। वहीं ग्रामीणों ने मांग की कि अंकिता के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए मुआवजे के लिए सरकार परिवार के भरण पोषण के लिए इंतजाम करे। और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस मामले की निंदा की है और साथ ही साथ सवाल भी उठाए हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि परिवार के साथ में सरकार यहां पर खड़ी हो, और साथ ही उन्हें भी संदेह है कि जिस तरीके से अंकिता भंडारी के हत्याकांड से जुड़े हुए मामले को लेकर उसमें सबूत मिटाने की जद्दोजहद की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलकित आर्य और पुलकित आर्य के पिता के पीछे सिक्योरिटी लगाई जाए, जिससे कि वो सबूत ना मिटाने पाए। जी हाँ, खतरा हो सकता है साहब। कभी भी मेरे बालक की दौड़ जाता, कभी मेरे बालक किडनैप कर सकता है, मेरा किडनैप कर सकता है। ये उनसे मेरा खतरा है। तो सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि इनको अरेस्ट किया जाए, विनोद आर्य को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये जगह जगह जा रहे मंत्रियों के साथ मिल रहा है कि मेरे लड़के को बचाओ, मेरे लड़के को बचाओ। तो इनको अरेस्ट किया जाए सबसे। वो उनके पिता एविडेंस नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बुलडोजर फिरवाने में भी उनका हाथ है, तो जो है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लड़की के पिता चाहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने सामने उनको एविडेंस से नष्ट करते हुए देखा है। जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन काटे गए, आदि काटे गए, तो बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। अंकिता की हत्या के साथ जो है उनका समाधान तभी होगा जब इसके अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ शासन कठोरता से निष्पक्ष कार्रवाई करे। अगली खबर का रुख करते हैं। अल्मोड़ा कोर्ट में पेशी के दौरान फरार आरोपी को पुलिस ने 11 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 14 टीमें लगाई गई थीं, जिससे कि एक टीम को चंडीगढ़ भेजा गया था, जहां से फरार मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ा है। एसएसपी प्रदीप कुमार रॉय ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। इस दौरान 350 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी फरार हुआ था। अल्मोड़ा कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी फरार हो गया था, जिसको कि पुलिस ने गहन छानबीन के बाद जो है गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। सितंबर को दीपक कमल सिंह बिष्ट एक मुलजिम था, जो कि कोर्ट में पेशी के दौरान, पेशी के बाद से जेल ले जाते समय रास्ते में वो फरार हो गया था। और इसमें हमारी पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था, जिसमें से एक टीम जो भगवान सिंह महर के नेतृत्व में जिसे चंडीगढ़ भेजा गया था, उस टीम ने कल कमल को गिरफ्तार किया हुआ है और इसको आज न्यायालय में पेश। खबर ऋषिकेश से है, जहां एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी अपनी पूरी टीम के साथ मन्नत डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापेमारी की। डॉक्टर उत्तम खरोला डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक हैं, जो वर्तमान समय में राजकीय चिकित्सालय के रेडियोलॉजी विभाग में सरकारी डॉक्टर के पद पर तैनात हैं। एसडीएम की छापेमारी से डॉक्टर बौखला गए
और वह जांच को प्रभावित की। एसडीएम ने जब डॉक्टर खरोला से ड्यूटी के दौरान नदारद होकर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने के संबंध में सवाल किए तो वह बचते हुए नजर आए। वहीं डायग्नोस्टिक सेंटर में मौजूद मरीजों से पूछताछ करने पर पता चला कि डॉक्टर खरोला सरकारी अस्पताल में केवल नाम के लिए ड्यूटी करते हैं। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को वह बैठकर अपने प्राइवेट मन्नत डायग्नोस्टिक सेंटर में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजते हैं। जानकारी सामने आने के बाद एसडीएम ने तत्काल एक्शन लेते हुए मन्नत डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया है। सरकारी हॉस्पिटल में गई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। वहां पर डॉक्टर नहीं थे, एक लड़की बैठी हुई थी। उन्होंने मेरे संग दुर्व्यवहार किया है। तो वो अपने निजी क्लिनिक में बाहर जा रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि अभी डॉक्टर साहब नहीं है। हम बाहर आए तो वो लोग थोड़ी देर बाद देखा तो फिर वो अपने बाहर वाले उसमें बैठे हुए थे। यहाँ पर एक मन्नत डायग्नोस्टिक सेंटर है ऋषिकेश में देहरादून रोड पर। इसमें जो डॉक्टर हैं वो सरकारी चिकित्सक हैं, लेकिन वो वहाँ रहते नहीं हैं, बल्कि अपना अस्पताल चलाते रहते हैं, क्लिनिक चलाते हैं। और वहाँ से जो पेशेंट आते हैं वो उनको यहाँ मोटिवेट करके यहाँ भेजते हैं। तो शिकायत का संज्ञान लेते हुए हमने गोपनीय तरीके से छापामारी की और इसको सही पाया तो सील कर दिया गया और डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उच्च स्तर पर लिखा जाएगा। उधर लालकुआं क्षेत्र के अंतर्गत बिंदुखत्ता स्थित संजय नगर तृतीय ने अंबेडकर सर्व समाज कल्याण समिति की बैठक हुई। ये बैठक डॉक्टर अंबेडकर पार्क के परिसर में आयोजित की गई, जिसमें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक में पुरानी समिति को भंग कर नवीन समिति का विस्तार किया गया, साथ ही समाज को आगे ले जाने की बात पर जोर दिया गया। वहीं बैठक में सर्वसम्मत से युवा नेता प्रमोद कुमार कोहली को समिति का अध्यक्ष चुना गया। अंबेडकर पार्क में जितने भी कार्य हैं, जो अधूरे छूटे हुए कार्य हैं, उनको पूरा करने का कार्य करूंगा और नशे के खिलाफ और हमारे कहते हैं युवाओं के रोजगार के लिए आगे की लड़ाई लड़ूंगा। ये हमारे संजय नगर नंबर 3 की जो समिति का नाम है वो अंबेडकर सर्व समाज समिति संजय नगर नंबर 3, और मुझे इसमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सौंपी गई है अध्यक्ष पद। जो भी बैठक में निर्णय लिया गया है, ये अंबेडकर सर्व समाज कल्याण समिति है संजय नगर नंबर 3। तो आज से जो भी इनको यहाँ पे अध्यक्ष चुना गया है ना, तो इनके अध्यक्ष चुना गया है। इसमें हमारा जैसे आज तक मैं पहले काम करता था वैसे भी इनके साथ रहूंगा ना, जैसे आज तक गांव में विकास करे हैं और आयु को भी विकास में इनके साथ में रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब धाम के दर्शन के लिए पाकिस्तान से 90 तीर्थयात्रियों का जत्था दर्शन कर वापस ऋषिकेश पहुंच चुका है, जहां तीर्थयात्रियों ने बताया कि हेमकुंड साहिब धाम के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। पहली बार वह पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए आए, जहां उन्होंने कई गुरुद्वारों के भी दर्शन किए। यही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार की ओर से उन्हें हर संभव मदद दी गई। जैसे ही हमने बॉर्डर के पार पैर रखा है तो हमें बहुत सत्कार मिलना है यहाँ की सिख कम्युनिटी की तरफ से, और हमें बहुत खुशी हुई है। हमने अपने गुरुद्वारे गुरुधामों के दर्शन किए हैं और बहुत आनंद मान रहे हैं। अच्छी तरह सेवाएं चल रही हैं और बहुत प्यार मिल रहा है, हमें सत्कार मिल रहा है संगत। उधर देश भर में आज से शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है। धर्मनगरी हरिद्वार के शक्तिपीठ माया देवी मंदिर में सुबह से ही का तांता लगा हुआ है। मंदिर स्थापना के पीछे एक पौराणिक गाथा है। महंत प्रेमगिरी का कहना है कि प्राचीन समय में जब राजा दक्ष की ओर से कराए गए यज्ञ के दौरान माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव ने उनके पार्थिव शरीर को लेकर यही लाकर रखा था। जब माता सती के 52 टुकड़े किए गए तब 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी। माया देवी मंदिर में मांगी गई सभी मुराद पूरी होती हैं। यही कारण है कि साल भर यहां दूर दूर से आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है।
जब राजा दक्ष के कनखल में यज्ञ हुआ था, जब सती जी उसमें दहन हो गई थी, उसके बाद जो है वो सती के शरीर को लाकर के भगवान शिव ने यहाँ रखा था और यहाँ उनका मध्यस्थ नाग क्षेत्र पड़ा, इसलिए माया देवी के नाम से विख्यात हुआ है। और माया देवी की इतनी बड़ी विशाल महिमा है, यत्र तिष्ठतो देवो जो यमें चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जिस मनोकामना के साथ माता माया देवी का दर्शन करता है उसको सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती देवी हैं। भीड़ लगने वाले जो है कभी कभी आने वाले हैं, हम लोग तो हैं डेली के नित्य नियम वाले हैं। जो हरिद्वार वाले हैं उनके लिए माँ माया देवी जो है इष्ट दात्री देवी है यहाँ की। हम लोग को तो यहाँ डेली आना है, जब से मैंने होश संभाला तब से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा, आंधी तूफान बरसात कोई भी हो यहाँ पे आना ही आना है। नवरात्रों का विशेष महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है माँ उस दिन विशेष कृपा बना के रखती है 9 दिन। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हरिद्वार का माया देवी का मंदिर है और ये यहाँ का बहुत ही ज्यादा प्राचीन शक्तिशाली प्रसिद्ध पीठ मंदिर है। आशा आप लोग भी आइए यहाँ पे, अपनी मनोकामनाएं, दूर दूर से यात्री लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, यहाँ पे आके मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप सब आइए यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं लेके और माता का आशीर्वाद लीजिए। पहला नवरात्र है, सबको नवरात्रों की। दुर्गा मां के भक्तों ने विशाल शोभा यात्रा निकाली, साथ ही साथ कई जगहों पर केले के पौधे की पूजा अर्चना की और केले की कांद को काटकर मंदिर परिसर में स्थापित किया। इसके साथ ही दुर्गा पूजा महोत्सव का आगाज हुआ है। दुर्गा पूजा कमेटी के तत्वाधान में दुर्गा मंदिर प्रांगण से दर्जनों महिला पुरुषों ने भगवा ध्वज के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली। बता दें कि शोभा यात्रा हरिमंदिर मनीपाड़ा वार्ड नंबर 9 से होते हुए स्वर्गीय पूर्व मंत्री चितरंजन राहा के निवास पर पहुंचे, जहां पर सुरंजन मुखर्जी ने केले के पौधे की पूजा संपन्न कराई। नवरात्रि के अवसर पर हम लोग करते हैं। पूजा से पहले ये मां कदली छिड़क कार्यक्रम होता है। ये मां के घरों में प्रसाद के रूप में इस केले को खाया जाता है और आज शुरू हो रही है। केले को जैसे हम लोग काट के लाते हैं, केले हम इसको मंदिर में कर रहे हैं और ये अच्छे तरीके से 5 दिन मां की पूजा शुरू होगी। 5 दिन के अंदर ये। उधर नवरात्र के पहले दिन नैनीताल के प्रसिद्ध मां नयना देवी मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। जानकारी के मुताबिक देवी सती की आंख यहां गिरी थी और इसी के बाद यहां मां नयना देवी की स्थापना हुई। देवी पार्वती के पिता दक्ष प्रजापति ने जब विशाल यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया तो इस कदम से खिन्न होकर देवी पार्वती यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर सती हो गई, जिससे दुखी भगवान शिव देवी पार्वती का पार्थिव शरीर लेकर ब्रह्मांड के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, जिससे पार्वती की बाईं आंख देश की इसी हिस्से में गिरी और इस देवी का नाम नयना देवी रखा गया। मान्यता है कि मां दुर्गा अपनी आंखों से ही हर इंसान के दुख दर्द देख लेती हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। देश भर में नवरात्रि की धूम है। नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है और साथ ही साथ दूर दराज से लोग यहां पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। भक्तों ने पूजा अर्चना की। देश भर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और लोग पूरे उत्साह के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। देश भर में नवरात्रि की धूम है। मेरे पे ऊपर नहीं, मेरे पूरे परिवार के ऊपर कृपा रही है और मैं यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, माँ से प्रार्थना करता हूँ कृपा बनी रहे। फादर यहाँ पे 40 साल पहले से आ रहे हैं और उन्होंने मुझे यहाँ एडमिशन भी करवाया, मेरी पढ़ाई भी करवाई और रेगुलर हर साल हम विजिट करते हैं यहाँ पे मैया के दर्शन करने के लिए। माँ के साथ हमेशा से रहा है क्योंकि माँ से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। माँ ने ही पैदा किया है और पाल भी वो रही है। तो बस ये था कि नैनीताल आना हुआ और किस्मत की बात से ये कह सकते हैं आज पहला ही दिन है नवरात्रि का। तो जैसे हम होटल से बाहर निकले तो पता लगा कि यहाँ नैना देवी का टेम्पल भी है। तो बस फिर क्या था, मैंने सोचा कि चलो चलते। अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा कि पहली नवरात्रि पे हमें दर्शन होने को मिले, तो ये बहुत अच्छी किस्मत वाली बात है। मतलब हम लोगों का था नहीं कि इस तरफ आएंगे हम,
लेकिन बाई चांस आ गए और बहुत अच्छा लग रहा है मैं आके यहाँ। देखिए, शारदीय नवरात्रि की जो वो महत्ता है वह अपने आप में बहुत बड़ी है नवरात्र शरद काल की, क्योंकि वर्षा काल में पूरी जो प्रकृति है वह स्वच्छता से नहा करके और सुंदरता को प्राप्त करके और मन शांत और एकांत इस शरद ऋतु में रहता है। तो माता की उपासना करने के लिए विशेष प्रकार का एक शरद की शारदीय नवरात्रि। अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग एनएच और बीआरओ के प्रदेश के निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने मानक खंड कॉरिडोर को राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम बताया और इसमें प्रस्तावित कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने साथ ही बजरंग सेतु को तय समय सीमा दिसंबर 2022 तक पूरा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी निर्णय लेने हैं उन पर बैठक में अंतिम रूप से तय कर लिया जाएगा। बैठकों का आउटपुट दिखना चाहिए। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि जितने भी पुल और फ्लाईओवर हैं वहां गति सीमा के बोर्ड लगाए जाएं, साथ ही ड्रेनेज की पूरी व्यवस्था हो। दुर्घटनाओं की दृष्टि से प्रदेश में डार्क स्पॉट का सर्वेक्षण कर जरूरी कदम उठाए जाएं। इसके अलावा लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट प्लान पर गंभीरता से काम हो। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम समेत लोक निर्माण विभाग एनएच और बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उधर हरिद्वार पंचायत चुनाव के बीच रुड़की से विवाद की खबर सामने आई है। बता दें कि मतदान के दिन प्रत्याशी के साथ दूसरे प्रत्याशी के पक्ष के लोगों ने जमकर मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, प्रत्याशी के कपड़े तक फाड़ डाले। पीड़ित प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पर पहले ही मारपीट करने वाले आरोपी वहां से फरार हो गए थे। पीड़ित प्रत्याशी ने गंगा नहर कोतवाली पहुंचकर तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। माधवपुर गांव में मैं बूथ पे थोड़ा घुमा, फिर उसके बाद में बगल में एक बैठक थी, उन्होंने चाय बनवा ली। मैं चाय पीने वाला था, लेकिन मुझे खबर मिली कि कुछ गुंडे मुझे पीटने के लिए आ रहे हैं। जैसे मैंने अपनी कार उठा के मैं निकला तो माधवपुर से जो साड़ियर की तरफ रास्ता जाता है, एक तालाब है, तालाब पे एक चौक है, उस चौक में उन्होंने गाड़ी लंबी करके लगा दी और उन्होंने मुझे कार से खींच लिया। मेरे ड्राइवर से चाबी छीन ली ड्राइवर को और मुझे बहुत दबा के पीटा। उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए। वो मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार लगी हुई है। मोबाइल टीमें, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जनरल पुलिस ऑफिसर और जो संबंधित सीईओज और जो एसएचओज हैं वो लगातार बने हुए हैं। और जहाँ कहीं भी भीड़ वगैरह एकत्रित हो गई, आप देख रहे हैं सभी कुछ को हटवाया जा रहा है और शांतिपूर्ण मतदान हो इसके लिए लगातार जो है अनाउंसमेंट हो रही है। लगातार 10 पार्टियां क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं और जो चुनाव के नियम है। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर देश पखवाड़ा के तहत कोटद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास और विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण और टीबी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। साथ ही कोटद्वार के खंडहर हो रहे रोडवेज कार्यालय को लेकर कहा कि इसे जल्द ही आधुनिक बनाया जाएगा, जिसके लिए योजना बनाकर विभाग को दी जाएगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह के रूप में कार्यक्रम चल रहा है और इसी क्रम में अपनी कोटद्वार के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश में अपनी विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के नेतृत्व में और अपने संगठन के नेतृत्व में यहाँ पर दिव्यांगजनों को आज यंत्रों का वितरण और कई और महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए हैं। उधर राज्य सरकार की होम स्टे योजना रंग ला रही है। इस योजना के तहत पहाड़ी ग्रामीण पर्यटन रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में योजना के तहत करीब 350 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने विकासखंड हवलबाग के पटिया गांव में चल रहे होम स्टे का जायजा लिया और इसके संचालन की जानकारी ग्रामीणों से ली। वहीं उन्होंने जन समस्याओं को भी सुना।
जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों ने पुरानी शैली में बने अपने भवनों को होमस्टे के स्वरूप में किया है और इस योजना में इनके होमस्टे को पंजीकरण कराने के निर्देश पर्यटन विभाग को दिए गए हैं, जिससे इसका लाभ ग्रामीण लोग मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज की मदद से 5 होमस्टे चल रहे हैं और रोजगार मिल रहा है। ये पाटिया विलेज में हम लोग हैं अभी यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूनिवर्सिटी के सहयोग से। उसमें सभी जो गांव वाले लोग हैं जिनके पास पुराने घर हैं जो प्राचीन शैली पर बने हैं, वो अपने घरों को रेनोवेट करके होम स्टे का स्वरूप दे रहे हैं। इसमें पर्यटन विभाग के साथ हम लोगों ने सभी ग्रामवासियों की बात कराई है, तो इनके होम स्टे योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया जाना और उनकी जो अन्य मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए विभाग से निर्देश। हमारे क्षेत्र में अभी तक करीब 5 होम स्टे बन चुके हैं, जिसमें से 2 होम स्टे यहाँ है, तीसरा अभी निर्माणाधीन है। उधर कोटुड़ा में 2-3 होम स्टे उधर चलते हैं। और यहाँ पर जो है होम स्टे चलाने के लिए सबसे बड़ा सहयोग जो है ये NMHS है, तो मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।